कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4। वक्त दोपहर के 2 बजे का था, लेकिन उमस ऐसी थी मानो हवा खुद भी सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही हो। भीड़ का शोर किसी बाजार जैसा नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी का शोर था। यहां हर कोई कहीं जाने की जल्दी में था, सिवाय राघव के। राघव, जिसकी उम्र बमुश्किल 24 साल रही होगी, स्टेशन के एक खंभे से टिक कर खड़ा था। उसकी शर्ट की कॉलर पर पसीने और धूल की एक मैली परत जमी थी। हल्का नीला रंग अब मटमैला हो चुका था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उंगलियों ने एक मुड़े तुड़े, पसीने से भीगे हुए 100 के नोट और कुछ सिक्कों को टटोला। कुल जमा 160 रुपए। यही उसकी कुल संपत्ति थी। यही उसकी पूंजी थी, जिसके दम पर वह देश की राजधानी दिल्ली अपनी किस्मत बदलने जा रहा था। उसके कंधे पर एक पुराना कैनवास का बैग लटक रहा था, जिसकी जिप बार बार अटक जाती थी। उस बैग में 2 जोड़ी कपड़े, मां के हाथ की बनी सूखी रोटियां और एक प्लास्टिक की बोतल के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन उस बैग का वजन राघव के मन के बोझ के सामने कुछ भी नहीं था। दिल्ली जाके कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा, राघु। मां की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उनकी आंखों में जो लाचारी थी, वो किसी भी उम्मीद से ज्यादा भारी थी। पिताजी की बीमारी ने घर के बर्तन तक बिकवा दिए थे। अब बस ये आखिरी दाव था। या तो दिल्ली उसे अपना लेगी, या फिर वो हमेशा के लिए हार जाएगा। तभी अनाउंसमेंट हुआ। नई दिल्ली को जाने वाली श्रम शक्ति एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। ट्रेन की सीटी की आवाज ने राघव के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उसके पास जनरल का टिकट था, लेकिन जनरल बोगी की हालत वह जानता था। वहां इंसान बोरों की तरह भरे जाते थे, और इस उमस में शायद वह दिल्ली पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे। लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। धक्कमपेल, चीख पुकार और अपना सामान खिड़कियों से अंदर फेंकते लोग। राघव ने गहरी सांस ली और भीड़ में घुस गया। किसी की कोहनी उसकी पसलियों में लगी, किसी का भारी बैग उसके पैर पर गिरा, लेकिन वह बस आगे बढ़ता गया। जैसे तैसे वह जनरल बोगी के दरवाजे तक पहुंचा। अंदर का नजारा किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। पैर रखने की जगह नहीं थी। पसीने की गंध, बासी खाने की महक और बीड़ी के धुएं का एक अजीब सा मिश्रण हवा में तैर रहा था। राघव ने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन भीड़ के एक रेले ने उसे वापस बाहर धकेल दिया। ट्रेन चलने वाली थी। उसका दिल हलक में आ गया। अगर ये ट्रेन छूट गई तो अगली ट्रेन का इंतजार करने के लिए उसके पास न तो वक्त था और न ही पेट में दाने। उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो मजबूर लोग अक्सर लेते हैं। वह जनरल बोगी से पीछे हटा और दौड़कर स्लीपर क्लास की बोगी S5 के दरवाजे पर लटक गया। ट्रेन रेंगने लगी थी। S5 बोगी का दरवाजा खुला था। वो अंदर चढ़ गया और दरवाजे के पास ही सिकुड़ कर खड़ा हो गया। यहां भीड़ कम थी, लेकिन यहां खतरा अलग था। यह रक्षित डिब्बा था, और उसकी जेब में रखा जनरल टिकट यहां रद्दी के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। सफर की शुरुआत और डर की आहट। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। कानपुर शहर पीछे छूट रहा था, और खिड़की से आती गर्म हवा राघव के चेहरे पर थपेड़े मार रही थी। वो शौचालय, टॉयलेट के पास वाली जगह पर खड़ा था। ये जगह ट्रेन की सबसे उपेक्षित जगह होती है। यहां से बदबू आती है, लोग बार बार आते जाते हैं। लेकिन एक बिना टिकट या गलत टिकट वाले यात्री के लिए ये सबसे सुरक्षित पनाहगार भी होती है। उसने अपने बैग को सीने से लगा लिया। उसे भूख लग रही थी, लेकिन उसने खाने के बारे में सोचना बंद कर दिया। मां की रोटियां अभी नहीं, रात में खानी होंगी। पता नहीं दिल्ली में कब क्या मिले। तभी बोगी के अंदरूनी हिस्से से एक आवाज आई। भारी जूतों की आवाज नहीं, बल्कि सधे हुए कदमों की आहट, और साथ में एक सख्त आवाज, टिकट, टिकट प्लीज। राघव का शरीर अकड़ गया।
उसने कनखियों से देखा। वो एक महिला टीड थी। नाम था सुमन। सुमन को देखकर पहली नजर में जो बात समझ आती थी वह थी उसकी उपस्थिति। वह उन टीटी में से नहीं थी जो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। उसका गहरा नीला कोट बेदाग था। सफेद शर्ट करीने से इस्त्री की हुई थी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो थकावट के बावजूद बुझी नहीं थी। वो हर यात्री को ऐसे देख रही थी जैसे वो टिकट नहीं बल्कि उनका सच जांच रही हो। राघव ने देखा कि सुमन ने एक यात्री को पकड़ा जो बर्थ के नीचे छुपा हुआ था। उस यात्री ने गिड़गिड़ाने की कोशिश की। रिश्वत के तौर पर 50 का नोट बढ़ाया। सुमन ने उस नोट को देखा, फिर उस यात्री की आंखों में। उसकी आवाज ऊंची नहीं हुई, पर उसमें लोहे जैसी सख्ती थी। ये ट्रेन है, कोई ना नहीं। रसीद कटेगी, पूरे पैसे लगेंगे। नियम सबके लिए एक है। उसने रसीद काटी। न गाली दी, न अपमान किया, बस नियम का पालन किया। उस यात्री को अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में जाने का निर्देश देकर वह आगे बढ़ गई। राघव की सांसें अटक गई। नियम सबके लिए एक है। ये वाक्य उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसके पास न तो जुर्माने के पैसे थे और न ही रसीद बनवाने की हैसियत। अगर वह पकड़ा गया तो उसे ट्रेन से उतार दिया जाएगा या शायद पुलिस के हवाले कर दिया जाए। और अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली का सपना, मां का इलाज, पिताजी का कर्ज, सब यही पटरियों पर दम तोड़ देगा। वो शौचालय के और करीब खिसक गया। खुद को जितना हो सके उतना अदृश्य बनाने की कोशिश करने लगा। वह चाहता था कि वह दीवार में विलीन हो जाए। नियम और इंसानियत के बीच की दीवार। शाम ढलने लगी थी। ट्रेन अब इटावा के आसपास से गुजर रही थी। डिब्बे की लाइटें जल गई थी। राघव के पैर अब सुन्न होने लगे थे, लेकिन हिलने की हिम्मत नहीं थी। सुमन अब उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। वह S5 के दूसरे छोर से चेक करती हुई आ रही थी। राघव ने देखा कि वो हर सीट पर रुकती, चार्ट से नाम मिलाती और फिर आगे बढ़ती। वो सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी नहीं लग रही थी। उसके काम करने के तरीके में एक गरिमा, डिग्निटी थी। राघव के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। ट्रेन तेज रफ्तार में थी। वह दरवाजे से कूद नहीं सकता था। वह किसी सीट के नीचे छिप नहीं सकता था क्योंकि सुमन की नजरें बहुत तेज थी। तभी एक चमत्कार हुआ, या शायद दुर्भाग्य। सुमन एक बुजुर्ग महिला यात्री के पास रुकी। महिला को शायद पानी की बोतल चाहिए थी, लेकिन वह उठ नहीं पा रही थी। सुमन ने अपनी बोतल से उसे पानी दिया और कुछ देर उससे बातें की। उसके चेहरे की सख्ती थोड़ी देर के लिए पिघल गई। उसने बुजुर्ग महिला की चादर ठीक की। राघव ने सोचा, शायद ये मौका है, मैं दूसरे डिब्बे में खिसक जाऊं। उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, सुमन मुड़ी। उनकी नजरें मिली। वो एक सेकंड का सन्नाटा था जो सदियों जैसा लगा। राघव की आंखों में वो डर था जो एक चोर की आंखों में नहीं, बल्कि एक मजबूर इंसान की आंखों में होता है। वो डर जो कहता है, मैं गलत हूं, पर मैं बुरा नहीं हूं। सुमन की नजरें उसके मटमैले कपड़ों, उसके कसकर पकड़े हुए बैग और उसके चेहरे पर लिखी भूखमरी की इबारत को पढ़ रही थी। एक अनुभवी टीटी के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि यह लड़का यहां का यात्री नहीं है। टिकट? सुमन ने पूछा। आवाज सपाट थी। न गुस्सा, न नरमी, बस एक सवाल। राघव का गला सूख गया था। उसने थूक निगलने की कोशिश की, पर हलक रेगिस्तान हो चुका था। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से वह मुड़ातुड़ा जनरल टिकट निकाला और आगे बढ़ा दिया। सुमन ने टिकट लिया। उसने उस पर छपी तारीख और श्रेणी, क्लास देखी। ये जनरल का टिकट है, ये स्लीपर कोच है। उसने टिकट वापस करते हुए कहा, तुम्हें पता है न कि ये गैरकानूनी है? जी। राघव की आवाज इतनी धीमी थी कि शायद ट्रेन के शोर में खो गई। जनरल में पैर रखने की जगह नहीं थी मैडम।
अगर ट्रेन छूट जाती तो अगली ट्रेन से जाते, सुमन ने बात काटते हुए कहा। नियम तो नियम है, यहां का किराया और पेनल्टी देनी होगी। राघव ने सिर झुका लिया। पैसे नहीं हैं मैडम। सुमन ने अपनी पैड से रसीद बुक निकाली। कितने पैसे हैं? 160 रुपए। राघव ने सच बोल दिया। झूठ बोलने का अब कोई फायदा नहीं था। सुमन रुकी। उसने एक पल के लिए पेन को रसीद बुक पर टिकाया। 160 रुपए। पेनल्टी और किराए का 10वां हिस्सा भी नहीं था यह। नियमानुसार उसे अगले स्टेशन पर इसे पुलिस को सौंप देना चाहिए या ट्रेन से उतार देना चाहिए। उसने राघव के जूतों की तरफ देखा, पुराने, घिसे हुए, जिनमें से अंगूठा झांक रहा था। फिर उसकी शर्ट की तरफ, जो शायद कई दिनों से धोई नहीं गई थी। और अंत में उसके चेहरे पर, जहां हताशा अब आंसुओं का रूप लेने वाली थी। राघव ने धीमे से कहा, मैडम, मुझे बस दिल्ली पहुंच जाने दीजिए। मैं वहां जाकर मजदूरी करूंगा, कुछ भी करूंगा। पर अगर आज मैं नहीं पहुंचा तो मेरा परिवार। उसका गला भर आया। वो आगे बोल नहीं पाया। सुमन के सामने एक द्वंद्व, डिलेमा था। वो अपने पेशे के प्रति ईमानदार थी। उसने कभी किसी को बिना टिकट सफर करने की इजाजत नहीं दी थी। ये उसके असूलों के खिलाफ था। अगर वह इसे छोड़ देती तो उन सैकड़ों यात्रियों के साथ नाइंसाफी होगी जिन्होंने पैसे देकर टिकट खरीदा था। लेकिन अगर वह इसे उतार देती तो शायद यह लड़का टूट जाता। उसके पिता भी रेलवे में थे। उन्होंने हमेशा कहा था, सुमन, वर्दी की ताकत डराने में नहीं, सुधारने में है। और कभी कभी, सिर्फ कभी कभी, इंसानियत की किताब के पन्ने नियम की किताब से ज्यादा भारी हो जाते हैं। लेकिन सुमन सख्त थी। उसने रसीद बुक बंद नहीं की। बैग में क्या है? उसने पूछा। मां ने रोटियां दी हैं और एक पानी की बोतल। राघव ने बैग को और कसकर पकड़ लिया, जैसे वह कोई खजाना हो। सुमन ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी घड़ी देखी। टुंडला स्टेशन आने में अभी 1 घंटा था। दरवाजे के पास से हटो, सुमन ने कड़े स्वर में कहा। वहां उसने शौचालय के बगल वाली साइड बर्थ, साइड लोअर के पास खाली जगह की ओर इशारा किया। वहां कोने में अपना बैग रखो और बैठ जाओ। हिलना मत, जब तक मैं न कहूं। राघव को समझ नहीं आया कि यह सजा है या राहत। उसने चुपचाप सिर हिलाया और कोने में, फर्श पर अपना बैग रखकर बैठ गया। उसने अपने घुटनों को मोड़कर सीने से लगा लिया। सुमन आगे बढ़ गई, दूसरे यात्रियों के टिकट चेक करने। लेकिन राघव ने देखा कि वह बीच बीच में पीछे मुड़कर उसे देख लेती थी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह कहीं भाग तो नहीं गया या कोई गलत हरकत तो नहीं कर रहा। अंधेरे में एक किरण। रात गहरा गई थी। ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई थी। बोगी में अब खामोशी छाने लगी थी। यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे। राघव उसी कोने में बैठा था। भूख अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। उसने बैग की जिप खोली और अखबार में लिपटी रोटियां निकाली। रोटियां सूखी थी। उनके साथ न सब्जी थी, न आचार, बस नमक और आटा। उसने एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला। गला इतना सूखा था कि निगलना मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी पानी की बोतल उठाई, लेकिन वह खाली थी। उसने शायद ध्यान नहीं दिया था कि चढ़ते वक्त धक्कामुक्की में पानी गिर गया होगा या उसने घबराहट में पी लिया होगा। सूखी रोटी गले में अटक रही थी। आंखों में फिर पानी आ गया। क्या यही जिंदगी है? क्या गरीबी इंसान को पानी पीने का हक भी नहीं देती? तभी उसके सामने एक पानी की बोतल बढ़ी। राघव ने चौंका और ऊपर देखा। सुमन खड़ी थी। उसके हाथ में रेल नीर की एक ठंडी बोतल थी। लो, उसने कहा, गले से नीचे नहीं उतरेगा वरना। राघव हिचकिचाया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस टीटी ने अभी उसे नियम का पाठ पढ़ाया था, वो उसे पानी क्यों दे रही है। पकड़ो, हाथ नहीं दुखेगा मेरा। सुमन ने थोड़ी सख्ती दिखाई।
लेकिन इस बार आंखों में वो कठोरता नहीं थी। राघव ने कांपते हाथों से बोतल ली। थैंक यू, मैडम। सुमन ने उसे ध्यान से देखा। फिर उसने अपनी जेब से एक पैकेट निकाला, बिस्कुट का पैकेट। ये भी रख लो, रात लंबी है। राघव ने मना करने की कोशिश की। नहीं मैडम, मेरे पास रोटी है। सूखी रोटियों से दिल्ली तक का सफर नहीं कटेगा। और सुन, सुमन ने झुककर आवाज धीमी करते हुए कहा, मैंने अभी गार्ड साहब से बात नहीं की है। टुंडला पर चेकिंग स्क्वाड आ सकता है। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसलिए जब टुंडला आए तो बाथरूम में घुस जाना और 10 मिनट तक बाहर मत निकलना, समझे? राघव की आंखें फटी की फटी रह गई। एक ईमानदार टीटी जो अपने नियमों के लिए जानी जाती थी, उसे छिपने का तरीका बता रही थी। मैडम, आप सवाल मत पूछो। सुमन सीधी खड़ी हो गई। उसने अपनी टोपी ठीक की। मैं बेईमानी नहीं कर रही हूं, मैं बस एक मौका दे रही हूं। इसे जाया मत करना। अगर तुम दिल्ली जाकर कुछ बन गए तो समझना मेरा टिकट वसूल हो गया। और अगर गलत रास्ते पर गए, उसने उंगली दिखाई, तो मैं तुम्हें ढूंढकर पेनल्टी वसूलूंगी। राघव की आंखों से एक आंसू टपका और उसके गाल पर लुढ़क गया। उसने हाथ जोड़ लिए। शब्द नहीं थे, बस कृतज्ञता थी। सुमन वहां से चली गई, अपनी अटेंडेंस सीट की तरफ। राघव ने पानी का घूंट भरा। वह पानी सिर्फ प्यास बुझाने वाला नहीं था, वो अमृत जैसा था। उस एक पल में राघव को लगा कि शायद दुनिया अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, शायद उम्मीद अभी बाकी है, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। असल परीक्षा तो दिल्ली पहुंचने से पहले ही शुरू होने वाली थी। ट्रेन ने एक झटका लिया और अपनी रफ्तार धीमी करने लगी। बाहर अंधेरे में टुंडला स्टेशन की लाइटें झिलमिलाने लगी थी। राघव को सुमन की चेतावनी याद आई, चेकिंग स्क्वाड। उसने अपना बैग उठाया और बाथरूम की तरफ बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसने बाथरूम का दरवाजा बंद किया और चिटकनी लगाई, बाहर बोगी में हलचल तेज हो गई। भारी जूतों की आवाजें, सख्त मर्दाना आवाजें और चेकिंग शुरू होने का शोर। वह बाथरूम की गंदी, संकरी जगह में खड़ा था, सांस रोके हुए। बाहर किसी ने जोर से बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। कौन है अंदर? बाहर निकलो, एक भारी आवाज गूंजी। राघव का खून जम गया। क्या सुमन का प्लान फेल हो गया? क्या वो पकड़ा जाएगा? तभी बाहर से सुमन की आवाज आई।